किसी को हार्ट अटैक होता था वो तो बिस्तर, अभी हार्ट अटैक हो जाता है 15 मिनट के अंदर उसका चेस्ट पेन ठीक हो जाता है, गेट्स अप स्टार्ट्स वॉकिंग अराउंड। कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते दवाई को। इसकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी पे ऑन एन एवरेज पेशेंट सिंध हुकूमत का 3 लाख रुपए लगता है। जो है ना, जाके सिगरेट की डब्बी कितनी है, 500 रुपए की सिगरेट की डब्बी लेता है, 100 रुपए का 5 दिन में 3 मरतबा खा सकता है। जो दवाई लेना ही पसंद नहीं करते, जिनको दवा से कुछ चिढ़ है या दवा के चोर होते हैं। देखें, ऐसे लोगों को अल्लाह मियाँ से मिलने का बहुत ज़्यादा शौक है। 3-4 हफ्ते इसने पाबंदी से नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है ना मस्जिद को भूल गया। इस मरीज का बहुत हाई रिस्क है ऑफ डाइंग, गेटिंग अनदर हार्ट अटैक, स्ट्रोक। क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी के बाद दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी है? अगर टाइम से दवाइयाँ ना ली तो क्या होगा? ये जानना चाहते हैं तो ज़रूर देखते रहिए कनेक्टिंग हार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको बनाने में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICBD ने। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम्स में आपने देखा कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, इन सब की इम्पोर्टेंस क्या होती है और इसके बाद दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कौन सी दवा की क्या इंपॉर्टेंस है और उनको लेने के क्या फ़ायदे हैं। इस टॉपिक में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक के बाद जब मरीज़ अस्पताल से डिस्चार्ज होता है तो हम एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन, एक लंबी लिस्ट होती है मेडिसिन की, जब हम डिस्चार्ज के वक्त मरीज़ को दे देते हैं खाने के लिए। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि उन दवाइयों की जो हम मरीज़ को देते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कौन सी दवा किस मर्ज़ के लिए या किस चीज़ के लिए हम उसको दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने बहुत अहम सवाल किया और इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि एटलीस्ट ओवर द पास्ट 10 years, एटलीस्ट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, हर हार्ट अटैक मरीज़ को विद इन 1 hour प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मैसर हो गई है। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी मरीज़ हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, वो दवाइयों को सीरियस नहीं लेते हैं और दवाई छोड़ देते हैं, 1-2 हफ्ते खाएंगे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जब हार्ट अटैक होता है उसमें हम स्टेंट डालते हैं, तो स्टेंट इज़ अ मेटालिक मैश, और जब खून मेटल के साथ आता है इट ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लॉट। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 1 साल तक हार्ट अटैक का मरीज़ बहुत बाकायदगी से रिलीजियसली एस्पिरिन और टाइकाग्रालोर दवाएं सुबह शाम लेनी है। अगर कॉस्ट इशू है और हेल्थ केयर सिस्टम सपोर्टिव नहीं है तो टाइकाग्रालोर का दूसरा ऑप्शन वुड बी क्लोपिडोग्राम, और इसके बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। सो दिस इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, किसी हालत में भी 1 साल के लिए अंडर नो सर्कमस्टांसेस should a patient miss even 1 dose of aspirin or clopidogrel, because अगर आप मिस करते हैं स्पेशली विद इन द फर्स्ट 30 days और आपको अगर स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है, मतलब ये है कि अगर स्टेंट के अंदर क्लॉट बनता है तो उसका केस फैटेलिटी रेट इज़ अबाउट 40 to 50%। मतलब ये अगर आपको स्टेंट थ्रोम्बोसिस होगा तो हर 2 में से 1 मरीज़ मर जाएगा। दिस इज़ मोर डेंजरस दैन द ओरिजिनल हार्ट अटैक जिसमें मोर्टेलिटी इज़ 10% इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग। लेकिन अगर स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है, इवन इफ यू डू एंजियोप्लास्टी इन द बेस्ट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, द केस फैटेलिटी रेट इज 40 to 50%। सो इन एडिशन टू एस्पिरिन एंड जिसे हम डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी कहते हैं, इसके अलावा मरीज़ों को हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन देते हैं, स्टैटिन्स, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मरीज़ को लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है तो उन्हें बेटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स या आर्नी जिसे कहा जाता है। And then there mineralocorticoid receptor antagonists, just aldactone हो गया, eplerenone, और finerenone is a new non-steroidal now, and SGLT2 inhibitors. So these class of medication है, 5-6 दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। मरीज़ ये नहीं समझते हैं, हार्ट अटैक होता है वो फ़ौरन ठीक हो जाते हैं, तो उनके लिए हार्ट अटैक इज़ नो लॉन्गर carries the same stigma as it did about 20 years ago। किसी को हार्ट अटैक होता था वो तो बिस्तर, अभी हार्ट अटैक हो जाता है 15 मिनट के अंदर उसका चेस्ट पेन ठीक हो जाता है, गेट्स अप स्टार्ट्स वॉकिंग अराउंड। सो उसके जहन में वो अहमियत ही नहीं है। लेकिन जब स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है आधे मरीज़ मर जाते हैं।
सो ये होता 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इस वजह से है क्योंकि मरीज़ दवा नहीं ले पाते। सर आपने बड़ी डिटेल से इस सवाल का जवाब दिया और आपकी बातों का जो खुलासा मुझे समझ में आता है, तो वो नाज़रीन को मैं थोड़ा सा बताना ये चाह रही थी कि जो मेटल मैश वर्क की जो सर ने बात की, वो एक लोहे के स्टैंड जो होता है वो लोहे का बना होता है, और लोहे का और खून का जब भी इंटरेक्शन होता है, आपस में मिलते हैं, तो खून का लोथड़ा जम जाता है जिसको क्लॉट कहते हैं। तो उस क्लॉट को ना बनने के लिए 2 गोलियां सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, जिसका नाम है एस्पिरिन और एक है टाइकाग्रेलोल। तो ये दवाएं आपको 1 साल तक बाकायदगी से ज़रूर इस्तेमाल करनी है, इसमें बिल्कुल भी नागा नहीं करना है, वरना क्लॉट यानी कि खून का लोथड़ा जम जाएगा। सर इसी के साथ मैं आपसे अगला एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ कुछ दवाइयाँ, जैसे हमने लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस की बात की कि काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती, या कुछ लोगों की अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ होते हैं कि कुछ ख़रीद नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है, या कुछ ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती। तो आप कोई एक ऐसी दवा बता सकते हैं कि अगर किसी भी हाल में कोई दवा नहीं मिल रही या नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो बस कोई एक ऐसी गोली जो हम खाते रहें और किसी भी डेंजरस सिचुएशन से बच सकें। देखिए ना, अभी आपने जो सवाल किया है, अब हम मरीज़ को जो है ना, आपको पता है मरीज़ की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी पे ऑन एन एवरेज पेशेंट सिंध हुकूमत का 3 लाख रुपए लगता है। ठीक है, हम अमेरिकन बेहतरीन स्टैंड लगाते हैं, वी यूज़ द बेस्ट इक्विपमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और मरीज़ जो है ना जाके सिगरेट की डब्बी कितनी है, 500 रुपए की सिगरेट की डब्बी लेता है, 100 रुपए का 5 दिन में 3 मरतबा खा सकता है, लेकिन जब उस अपने हेल्थ पे उसे 100 रुपए भी लगाने पड़े तो वो बहुत गरीब हो जाता है। येस, देयर आर पेशेंट्स हु आर रियली डाउन ट्रॉडन और उनके पास अनफॉर्चुनेटली कुछ मीन्स नहीं होते हैं। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में NICVD SICVD में वी प्रोवाइड एटलीस्ट ये जो टॉप 4 इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, अभी टाइकाग्रेलोल भी, statins, beta blockers, ACE inhibitors, totally free of cost. ओके, तो अब वो अलग बात है, मरीज़ आएगा नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं समझेगा, एंड देन ही सेज, सो ये हो ही नहीं सकता कि हमारे पास एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटलीस्ट स्टेंट को खोला रखने के लिए जो दवाइयाँ हैं एंटीप्लेटेड, वो तो हमारे साथ हमेशा अवेलेबल होती हैं। आपने ये तो बिल्कुल वजह फरमाया, सिंध हुकूमत NICVD के साथ मिल के पूरे सिंध में बहुत ही आवाम की खिदमत के लिए पेश है। कार्डियोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स के हवाले से दिल के सारे मरीज़ों की बहुत अच्छे से खिदमत की जा रही है, और NICVD में ये सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मरीज़ों को फराहम की जाती हैं। तो सर जैसे कि आपने फरमाया, मरीज़ों से जो लोग हमें देख रहे हैं, जो आवाम नाज़रीन हमें जो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि जब भी आपको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए, तो जो भी दवाइयाँ आपको डिस्चार्ज के वक्त दी जा रही हैं, वो अपने डॉक्टर या बेड साइड नर्स से ज़रूर डिटेल में पूछिए कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। ये ज़रूर पूछिए कि उन्हें फॉलो अप पे या दोबारा डॉक्टर से मिलने कब वापस आना है, उसकी डेट ज़रूर समझ के जाइए। जो दवाइयाँ दी गई हैं उसको पाबंदी से इस्तेमाल कीजिए, जो एहतियातें बताई गई हैं उन पर ज़रूर अमल कीजिए, और डॉक्टर की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। सर इसके साथ मैं आपसे अगला एक बस आखिरी सवाल ये करना चाह रही थी कि जैसे कि अभी हमारी बात हुई कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ दवाई अवेलेबल नहीं है, या जो लोग कुछ जो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हमारे यहाँ एक कैटेगरी ऐसे लोगों की भी है जो दवाएं खाना पसंद नहीं करते, या दवा के चोर होते हैं, या फिर दवाओं के बजाय वो प्रेफर करते कि हम टोटके इस्तेमाल करें, होम रेमेडीज़ जिसे कहते हैं, कि कुछ घोल के कुछ मिला के पी लिया तो स्टेंट खुला रहेगा, या शरियाने साफ़ हो जाएंगी, लहसुन अदरक की चटनी पी ली, या वो हल्दी कुछ खा ली, इस तरीके की बातें करते हुए लोग नज़र आते हैं, जिसका बाद में ऑब्वियसली उन्हें नुकसान भी होता है। तो सर इन ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अटैक होने के बावजूद, इतने बड़े प्रोसीजर से गुजरने के बावजूद और इन सब सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद दवाई छोड़ देते हैं और ये होम रेमेडीज़ पे आ जाते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिएगा प्लीज़। देखें, ऐसे लोगों को अल्लाह मियाँ से मिलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। अब हमारे पास भी बहुत कहानियाँ हैं आपको सुनाने के लिए, लेकिन देखें इसमें बात यह है कि वन हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हार्ट अटैक जो है ना लाइफस्टाइल का मर्ज़ है, ठीक है। सम पीपल आर अनफॉर्चुनेट, उन्हें फैमिलियल डिसएबिलिटीज होते हैं। 9 आउट ऑफ 10 टाइम मरीज स्मोक करता है, हार्ट अटैक हो जाता है उसके बावजूद। सो दीज आर पर्सनैलिटी टाइप्स, यू कांट फिक्स दैम। आप 100 ने कहते हैं वो स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल पीते हैं, वो पियेंगे, दे विल लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, मोटापा कम नहीं करेंगे,
एंड दीज आर द पेशेंट्स हु डोंट डू वेल इन लॉन्ग टर्म। एक दफ़ा देखें ना, हार्ट अटैक के 2 मरीज़ हैं। एक मरीज़ है जो पाबंद है, दवाइयाँ भी लेगा, लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करेगा और डॉक्टर की बात सुनेगा। इस मरीज़ के दूसरे हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। आई वुड से इट्स लेस दैन 5% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। दूसरा मरीज़ है जो कि ठीक हुआ, 3-4 हफ्ते उसने पाबंदी से नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है ना मस्जिद को भूल गया। इस मरीज़ का बहुत हाई रिस्क है ऑफ डाइंग, गेटिंग अनदर हार्ट अटैक, स्ट्रोक। Okay, so I mean, these are people have to take responsibility as a healthcare system. We provide them state of the art treatment. We spend a lot of time with patients counseling them. लेकिन अगर एक आदमी है आग के साथ खेल रहा है, एक मरतबा जल गया, उसके बावजूद आग से खेल रहा है, आप क्या करेंगे? You understand? So unfortunately, I don't have a good answer to that. I'm being very cynical when I say that. लेकिन people have to take responsibility कि यार हार्ट अटैक हुआ है, अल्लाह ने आपको शफा दे दी है, दवाई लो, वर्जिश करो, मीठा कम खाओ, मोटापा कम करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। थैंक यू सर। ये आपने बहुत ही एक मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट हाईलाइट किया कि हमें जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। हार्ट अटैक हो ना हो, बीमारी हो ना हो, हमें ज़िम्मेदार होना चाहिए। ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है कि अगर एक बीमारी हम पे आ गई अल्लाह ताला की तरफ से, तो अब उसको हम किस तरीके से आगे लेके चलते हैं, अपने फॉलोअप्स कराना, विज़िट्स कराना, दवाइयों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन की सर आपने बात की, जैसे कि हार्ट अटैक आपने बताया कि एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, तो ज़रूर सर हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। आपको अपने लिए खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आप किस तरीके से अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज को, किस तरीके से दवाइयों को मैनेज करके किस तरीके से अपनी बीमारी को आगे लेके चलते हैं। ज़्यादा बीमार होना चाहते हैं या बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच सर, आज की कॉन्वर्जेसन आपके साथ बहुत फ्रूटफुल रही। थैंक यू, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे नाज़रीन को आज टाइम दिया। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के टॉपिक के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।